हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में ही जो हमारा चैप्टर चल रहा था पर्यावरण और धारणीय विकास। तो पर्यावरण और धारणीय विकास क्या है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं, जाने अजनबी सा लगता है, कैसी क्या चीजें हैं, एक एक करके आप धारणीय विकास को पढ़ें और समझें। एक लेक्चर में इसमें करा चुका था, आपसे कहा घर जाकर इसको देख लीजिएगा। या कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर हमने ग्लोबल हीट को देखा, और आज की तारीख में ग्लोबल जो हीट है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो देखने के लिए मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल हीट। ठीक, तो आप देखिए। ठीक है, देख लिए ओजोन अपक्षय। ओजोन का अपक्षय कैसे होता है? आपने ओजोन को पढ़ा, कहाँ मिलती है? ओजोन बेसिकली आपका जो समताप मंडल है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमाइड का जब हाई लेवल हो जाता है, तब ऐसी समस्या जो है देखने के लिए मिलती है। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। ब्रोमीन यौगिक हैं, एलोन भी कहा जाता है इन सबको। ये देखिए, सभ्यता किस प्रकार की रही, क्या चीजें हैं, इनको आप गौर करके देखिए। भारत की पर्यावरणिक स्थिति, भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियां और उपनदियां, हरे भरे वन भूमियां, सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर में विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। दक्षिण के पठार काली मिट्टी और विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त हैं। इसके कारण ही क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में कैसे हैं, अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में विश्व में सबसे गहरा खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके अन्य जीवन को प्राकृतिक आप्रदन करते हैं। देश में लोहा अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, हरी भंडार हैं। भारत में ही विश्व के समस्त लोहा अयस्क भंडार का 8% भारत में समस्त लोहा भंडार का कितना है? 8% उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में ऑक्साइड का, क्रोमाइट का, सोना, सीसा, पूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम कैसा है? बॉक्साइड है, तांबा है, क्रोमाइट है, हीरा है, सोना है, सीसा है, पूरा कोयला है, मैग्नीज है, जिंक है, यूरेनियम आदि भी मिलते हैं। ठीक? विश्व का 8%, इनमें से 8% हमारे उनका। लेकिन भारत में विकसित गतिविधियों के फलस्वरूप सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं। अब कैसे हैं? सीमित रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब सीमित है तो उन पर क्या पड़ेगा? आपका प्रेशर पड़ेगा उन पर। साथ मानव स्वास्थ्य और सुखद समृद्धि पर भी उनका असर पड़ता है।
भारत में पर्यावरण को दो तरफा खतरा है। एक तो गरीबी के कारण पर्याप्त अक्षय और दूसरा खतरा संसाधन संपदा से तेजी से बढ़ती हुई औद्योगिक प्रदूषण था। ऐसी है तेजी से बढ़ती औद्योगिक प्रदूषण। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल और मृदा क्षरण है। कैसा है? ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। मृदा का अच्छा होता है और जल दूषित होता है और साथ ही साथ वायु भी क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। वन कटाव, वन्य जीव की विलुप्ति इसमें प्रमुख है। भूमि अपक्षय, जैविक विविधता की हानि, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु, ताजे पानी प्रबंधन की व्यवस्था, कठोर शोध, ये कुछ चीजें हैं जीवन में महत्वपूर्ण कारकों में ये इनकी प्रमुख। आपसे की हानि नहीं चाहिए, आपका जो आपके इकोलॉजी का लॉस हो, और शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण है, ताजे पानी का जो प्रबंधन है, ठोस अपशिष्ट जो चीजें हैं। चिपको या हमको आंदोलन आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं, इसका उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना है। ध्यान दीजिए, इसका उल्लेख हिमालय रक्षों में पर्वतों का संरक्षण। जो हिली आपके हिमालय है, पर्वत है, तो जो वन है उनके प्रोटेक्शन के लिए चलाया गया एक आंदोलन। कर्नाटक में एक ऐसा ही आंदोलन दूसरे नाम से आपिपको, जिसका अर्थ है बहाव में भरना। 8 दिसंबर 1883 को कृषि जिले में सकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे, जिसमें 160 स्त्री पुरुष बच्चों ने पेड़ों की बाह भर ली और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे और उन्होंने स्वयं ने भी वृक्षों को अभी तक नहीं छोड़ा। जो वन विभाग के अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया कि वैज्ञानिक आधार पर और जिले संबंधी कार्य योजना के वन काटे जाए। ऐसे हैं वृक्षों को वैज्ञानिक आधार पर ही उनको काटा जाए, वैसे आपका वनों को नहीं काटा। जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्य कटाई और अनेक प्राकृतिक वृक्षों को बाहों में भर लेने के विचार ने लोगों को यह आशा और विश्वास उत्पन्न किया, वन का संरक्षण कर सकते। उस विशेष घटना ने जब वृक्षों की कटाई शुरू की, लोगों ने 12,000 वृक्षों को बचाया। कुछ ही महीनों में यह आंदोलन कई 5 जिलों में भी। ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक प्रयोग में पेड़ों के बेकोरेटोक कर बेरोक टोक के लकड़ियों के साथ अन्य पर्यावरणीय समस्या का जन्म हुआ। उत्तर कनाडा क्षेत्र में एक कागज कील बनाई और 12 साल के बाद उस क्षेत्र में एक विलुप्त हो गई। तो एक किसान ने यह बतलाया कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जो तो वर्षा के प्रत्यक्ष क्या था, जो वृक्ष की पत्ती बड़ी बड़ी होती है वो आपका जमीन पर गिरती है, और जमीन पर गिर जाती है। जब बारिश पड़ती है मोटी धार, तो मिट्टी बहती नहीं है। ठीक, उससे भी क्या होता है, मिट्टी का जो क्षरण होना था वो भी रुकता है, समाप्त कर दिया गया। इससे मिट्टी वर्षा के साथ बह, क्या हो गया, मिट्टी कहाँ बह गई, वर्षा के साथ, और कंकड़ वाली मिट्टी रही। अब घास के अलावा कुछ ही किसान यह भी शिकायत करते हैं और अपना वर्षा की मात्रा अनियमित, अनियमित का मतलब अनकंटिन्यू, पता नहीं कब होगी, कैसे होगी, किस टाइम होगी। ऐसी बीमारियां और कीटाणु जो पहले नहीं थे, अब वो फसलों को आपका नुकसान पहुंचा। अभी को स्वयं सेवकों, ठेकेदारों, वनों अधिकारियों को यह सोचते हैं कि
नियम और प्रतिबंधों का पालन करें। उदाहरण के लिए वे चाहते हैं कि काटने के लिए वृक्षों को चिन्हित करने के पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श कर लिया जाए। किसी जल स्रोत में 100 मीटर क्षेत्र में से 30 डिग्री और उसके ऊपर ढलान तक क्षेत्र का ना काटा जाए। क्या आप जानते हैं कि उद्योग को सरकार भूमि प्रदान करती है ताकि वे औद्योगिक उत्पाद के लिए वनों को कच्चे माल उपलब्ध करा सके। भले ही एक कागज मिल 10,000 मीलों और उसकी प्लाईवुड फैक्ट्री 8,000 लोगों को नौकरियां दे, परंतु यह 10 लाखों को दैनिक आवश्यकताओं से वंचित कर देगी और यह सूचित कर देगी कि आप क्या सोचते हैं। तो पूरा स्थिति बताई गई है, कैसे आंदोलन होता है, क्या हुआ है। सबसे पहले आप तो ये आपने देख लिया था। ठीक, भारत में पर्यावरण की स्थिति पर आकलन करें। देखिए एक बार आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिया आज तक। ये देखिए चिपको आंदोलन को पढ़िए। क्या है चिपको, क्या उद्देश्य है, कैसे शुरू किया गया था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था? कौन सा ऐसा जिला था, कौन सा ऐसा आपका डिस्ट्रिक्ट था में सबसे पहले चिपको आंदोलन की प्रारंभ किया? बताइए, जल्दी बताइए। हुआ। अब देखिए, भारत में भूमि की अपक्षय विभिन्न मात्रा के रूप में हुआ है। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी आपका बहुत मतलब आपका का अपने स्थान पर अपक्षय कहलाता। अपक्षय के कैसे हैं? विभिन्न मात्राओं में है, कम टूटे ज्यादा टूटे, और उसके साथ उसके अलग अलग रूप है। रूप का मतलब होता है कि वो कैसे टूट रहा है, उसकी जो वेदरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। उस वेदरिंग को हमको आपको देखना है। जो कुछ मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग है उसका कैसा है? अनुपयोग। अनुपयोग का मतलब होता है प्रबंधन, कार्य प्रणाली का परिमाण। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब होता है जो भूमि का अपक्षय हो रहा है उसके लिए कुछ चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबल होंगी, और वो क्या है? वन विनाश के फलस्वरूप जब आप वनों का नष्ट कर दोगे, तो खत्म कर दोगे, जब उसका रिजल्टेंट होगा तब क्या होगा? वनस्पति की हानि होगी। दूसरा है आधारणीय, जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्ष। जो लकड़ी जलने योग्य नहीं है आप काटोगे अपने चारे के लिए, अपने उपयोग के लिए, तब दिक्कत। खेती बाड़ी से प्रॉब्लम है। वन भूमि का अतिक्रमण। अब जहां पर आपके वन बसे आप उनको काट कर अपना मकान, दुकान, फ्लैट और खेती के लिए जमीन पर बनाओगे तो दिक्कत होगी। वनों में आग और अत्यंत चराई। ठीक, भू संरक्षण हेतु हेतु भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 17% और विश्व पशुधन का 20%। ठीक है, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हम 17% है, और टोटल विश्व के जो पशु उनको 20% रखते हैं। टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 2.5% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर इनको लिख लीजिए कि हमारे पास टोटल वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन हमारे पास है, और जितने पशु रखते हैं विश्व में उसका 20% हमारे पास है, और लैंड में मात्र आपका 2.5%। चलिए आगे बढ़ जाए। क्लियर है? आपने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़। देखिए, जनसंख्या, पशुधन, अधिक घनत्व, वानिकी, सिंचाई, चराई, मनाव बस्ती और उद्योग की प्रतिस्पर्धा, उपयोग, निश्चित भू संसाधन की भारी दबाव पड़ता है। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06% हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं के समुचित उपयोग को ना अपनाया जाना, 6 अनुचित फल चक्र, कृषि रसायन का अनुचित उपयोग। जो कृषि में हम जो खाद गिरते हैं ना,
उसका कोई एक स्टैंडर्ड हम लोग फिक्स नहीं, भी हम लोग रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई की व्यवस्था का नियोजित और अविवेकपूर्ण प्रबंधन। अनाधुंध हम सिंचाई कर रहे हैं, तो 3 पानी की लगा दिए 10 पानी, तो वो तो बेकार ही है, उसका कोई लाभ तो उनको मिल। भूमि जल का पूर्ण क्षमता का अधिक निष्कर्षण और संसाधन का निर्बंध उपलब्ध और कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता, ये सारी चीजें की पूर्ति के लिए संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। और उसी का जो आपका परिमाण स्वरूप है, वनों की कटाई स्वीकार्य के लिए 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होना चाहिए। मृदा क्षरण के अनुमान में यह दर्शाता है कि यह देश में एक वर्ष का भूमि क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत दर हो गया है, और इसका प्रत्येक 0.8 मिलियन टन में आपका नाइट्रोजन है, आपका नाइट्रोजन 1.8 मिलियन टन फास्फोरस, 2.6 मिलियन टन पोटास का। भारत सरकार के प्रत्येक वर्ष में भूमि क्षय का 5.8 मिलियन टन से 845 मिलियन टन का पोषक तत्व की क्षति हो। कैसी होती है? इन सब की पोषक तत्वों की आपका क्षति भी हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक, यानी कि आप अगर किसी चीज का अभी प्रयोग कर रहे हो, अनुचित रूप से उपयोग कर रहे हो, इस तरीके से। चलिए अब देखिए, भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है, से वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। अरे शहरों में जो आपका पोल्यूशन हो रहा है ना, उसमें समेत अगर आप योगदान की बात करो, उसमें किसका योगदान है? जो वाहन है उन्हीं का योगदान। अन्य क्षेत्रों में उद्योग में भारी भरकम थर्मल पावर वायु प्रदूषण है और चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण बहुत है। आम जनता, मोटर वाहन की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2019 में 30 करोड़ हो गई। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन, दुपहिया कार कुल पंजीकृत वाहनों में 85% थी। इस तरह से कुल पृथ्वी का प्रदूषण बोझ उल्लेखनीय कैसा करता है? उल्लेखनीय योगदान। वाहन है तो उनका रजिस्ट्रेशन है दुपहिया का, इतना 30 करोड़, सोच के देखिए, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आपका वहां तो 3 लाख था और बढ़कर आपका 30 करोड़ हो गया। अब तो और भी ज्यादा है। चलिए देख लिया। अब देखिए, भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक वाला देश है, लेकिन कारणों के अनचाहे और अप्रत्यक्ष परिमाण जैसे अनियमित शहरीकरण प्रदूषण घटनाओं की जोखिम है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल ने 17 श्रेणियों की पहचान की है। में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में देखा गया है। उपयुक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौती पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र में राज्य नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों द्वारा आपका कारगर हुए हैं। तब भी हम सोचकर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनेंगे। भावी पीढ़ी के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया है। विकास ही चिरस्थायी हो गया है, बिना भाव पीढ़ी चिंता किए। अब वर्तमान जीवित स्तर को बढ़ाने के लिए विकास कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अभाव अक्षीय इस गति से करेंगे कि पर्यावरणीय संबंधी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आर्थिक संकट पैदा हो गया। ये आपको ठीक कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड है, पढ़िए। कल हम आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिलहाल आज के इस लेक्चर को इतना ही विराम करते हैं। घर से पढ़ के आइए, लिख के आइए, कुछ क्वेरी होगा।